मोहन पकौड़े का ठेला लगाता था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, पर फिर भी उसके मन में लालच खत्म नहीं होता था। वो दूसरों की कमाई होती देख हमेशा जलता था और इसी फिराक में रहता था कि कोई भी बाजार में उसकी जगह ना ले। भैया जरा आलू प्याज के पकौड़े देना। मुझे मिक्स पकौड़े 2 प्लेट बना देना। भैया तुम तो पकौड़े ऐसे तोल रहे हो जैसे सोना बेच रहे हो। एक पकौड़ा भी तुमने फालतू नहीं डाला। अरे जितना वजन आएगा उतना ही तो तोलूंगा। मैं अपने घर वालों को भी मुफ्त में ना खिलाऊं तो आप तो ग्राहक हो। ये लो आपके पकौड़े, 50 रुपए हो गए। मोहन के कंजूस स्वभाव से ग्राहक ही नहीं बल्कि मोहन की पत्नी भी बहुत परेशान थी। मोहन इतना कमाने के बावजूद भी अपनी पत्नी के लिए कभी कुछ नहीं खरीदता था। इसी बात को लेकर वो झगड़ा करती थी। तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियों के पास इतने सुंदर जेवर हैं, पर तुमने आज तक मुझे सोने का एक हार नहीं खरीद कर दिया। तुम अपने लिए इतना कुछ खरीद लेते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। सोने का हार लेने जाऊंगा तो पूरी दुकान बेचनी पड़ेगी। इतना महंगा है सोना। अभी आर्टिफिशियल पहन कर गुजारा कर लो, फिर जब कमाई होगी तो खरीद लेना। बस हो गई ना तुम्हारी कंजूसी शुरू। मुझे पता था तुम मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे। मोहन की पत्नी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मोहन ऐसे ही स्वभाव का था जिसे वो बदल नहीं सकता था। ना ही किसी के काम आना, ना ही किसी की मदद करना, हमेशा अपना फायदा देखना, ये सब मोहन के स्वभाव में शामिल थे। एक दिन मोहन के ठेले के सामने एक आलू पेटीज वाले ने ठेला लगा लिया। वो उस ठेले पर गरम गरम पेटीज बनाकर बेचता था। इस कारण अब मोहन के ग्राहक बंट गए थे और मोहन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहन को पता चला उस पेटीज वाले का नाम सुरेश है और वो कुछ दिन पहले ही गांव से आया है। मोहन सुरेश के पास जाता है और बहाने से उससे बात करता है। मेरा नाम मोहन है, मैं तुम्हारे सामने वाले ठेले पर पकौड़ा बेचता हूँ। मैंने सुना तुम गांव से आए हो। तुम्हें ये पेटीज बनाना किसने सिखाया? आज से 2 साल पहले मैं दिल्ली में एक बेकरी में नौकरी करता था। वहीं मैंने ये आलू पेटीज बनाना सीखा था। फिर बीच में 2 साल सबके काम बंद हो गए, इसलिए हम लोग भी गांव में ही थे। वापस आकर देखा तो वो बेकरी हमेशा के लिए बंद हो गई थी। मुझे पेटीज बनाना आता था, इसलिए थोड़े बहुत पैसे लगाकर मैंने भी ठेला लगा लिया। अब परिवार भी मेरे साथ यहीं रहता है। मेरी पत्नी थोड़े बहुत घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। दोनों मिल बांट कर खर्चा निकाल ही लेते हैं। अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अगर चाहो तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मैं कब से एक दुकान खोलने की सोच रहा था, पर अकेले इतनी महंगी दुकान खोलना और उसे चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं किसी पार्टनर की तलाश में था। क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में दुकान खोलना चाहोगे? हम 2 काउंटर बना लेंगे, एक काउंटर पर पकौड़े और एक पर आलू पेटीज। बहुत बढ़िया कमाई होगी और मिल बांट कर काम करेंगे तो दोनों खूब अच्छा कर जाएंगे। मेरे पास 1.5 लाख रुपए जुड़े हुए हैं। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम तुम कर लो। तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है, पर मैं एक बार सोच लूं। मैं तुम्हें कल तक इस बारे में बताता हूँ। मोहन की बातों को सुनकर सुरेश के मन में दुकान खोलने की इच्छा जाग जाती है। वो कब से एक दुकान खोलना चाह रहा था, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। सुरेश मोहन की बातों में आ जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दुकान खुलेगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। तुम्हें तो पता है शारदा, मेरे पास तो मुश्किल से थोड़े बहुत ही पैसे जुड़े हैं, वो तो कम रहेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? गांव में जो हमारी जमीन का टुकड़ा है उसे बेचकर तो कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और साथ में मेरी सोने की बालियां और 2 चूड़ियां भी हैं। तुम इन्हें गिरवी रखकर पैसे ले सकते हो। सुरेश अपनी पत्नी शारदा के कहने पर गांव की जमीन बेच देता है और शारदा के कुछ सोने के गहने भी गिरवी रख देता है। सूरज के पास जो भी पैसे जुड़ गए थे वो उन पैसों को मोहन को दे देता है। सुरेश बहुत सीधा साधा था। वो मोहन को पैसे देते समय कोई भी कानूनी कागज नहीं बनवाता। वो तो बस मोहन के विश्वास पर मोहन को रुपए दे देता है। सुरेश की सारी जमा पूंजी उस दुकान को खरीदने में लग जाती है। ये देखो सुरेश, अब हम दोनों इस बड़ी दुकान के मालिक हैं। तुम एक काम करो, जब तक इस दुकान की मरम्मत करने में और काउंटर बनवाने में समय लगता है, इतने दिन का तुम नुकसान थोड़ी करोगे। तुम एक काम करो, तब तक तुम उस ठेले पर ही अपना काम करो। जैसे ही दुकान तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मोहन भैया, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। ठीक है, फिर मैं अपने ठेले पर वापस जाता हूँ। सुरेश मोहन के कहने पर वापस पेटीज के ठेले पर काम करने लगता है। काफी दिन बीत जाते हैं, पर मोहन सुरेश को कोई खबर नहीं देता। सुरेश देखता है कि मोहन का पकौड़े का ठेला भी बंद पड़ा है।
वो उस दुकान पर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है कि मोहन ने तो एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया पकौड़े की दुकान बना ली है और वो वहां पर बैठा खूब बिक्री कर रहा है। सुरेश मोहन के पास जाता है और गुस्से में बोलता है, मोहन भैया, आपने दुकान बना ली और उस पर बैठना भी शुरू कर दिया। आपने मुझे बताया नहीं। पर 2 काउंटर की जगह एक ही काउंटर क्यों बनाया है? मेरा काउंटर कहाँ है? ये दुकान तो हम दोनों की है ना? हम दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर इस दुकान को खरीदा था। कान से पैसे? किसके पैसे? ये दुकान मेरी है। तेरे पास कोई सबूत है कि ये दुकान तेरी है? चला आया अपनी दुकान कहने। चला जा यहाँ से, तेरे चक्कर में मेरे ग्राहक वापस लौट जाएंगे। सुरेश की गलती ये थी कि उसने पैसे देते वक्त विश्वास किया। सुरेश कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ से सब कुछ छिन गया था। उसका मन बहुत खराब था। वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो वहां से ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं शारदा और बच्चों के लिए कैसे कमाऊंगा? सब कुछ छिन गया। सुरेश चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वहां से कूदकर जान देने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक देवता प्रकट होते हैं। रुको, ऐसा मत करो। अपने आप को समाप्त करना कायरता है। हमें मुश्किलों से लड़ना चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं पर्वतराज हूं। मुझे पता है तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत दयालु हो। तुम दूसरों की सदैव मदद करते हो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा अपने आप मिल जाएगी। मेरी इस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हो। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। जो मनुष्य अच्छे होते हैं, ये खजाना उन्हीं को प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर्वतराज। आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। सुरेश उस पर्वत की गुफा में से अपनी जरूरत के अनुसार खजाना उठा लेता है। उस धनराशि से सुरेश अपनी पत्नी के गिरवी पड़े गहने छुड़वा लेता है। अब सुरेश के पास सब कुछ था। वो एक बड़ी सी बेकरी खोलता है। सुरेश आज भी गरीबों की हमेशा की तरह मदद करता था और खूब मेहनत करता था। उधर मोहन ने सुरेश के साथ गलत किया था, इसलिए उसे बेईमानी करने की सजा मिलती है। उसका सारा काम ठप हो जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है और मोहन फिर से अपने ठेले पर वापस आ जाता है। अरे भाई, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे होंगे। और कितने? अरे बाप रे बाप, 50 के 6 गोलगप्पे, इतने महंगे। तभी सोचो तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों नहीं है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं। और तुम लगता है यहाँ नए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। दाम और नाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मशहूर है और ये मेरे मशहूर गोलगप्पे हैं। एक एक गोलगप्पा इतना करारा है कि तोड़ो तो आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दे। और पानी जैसा ग्राहक चाहे। पूरे 10 तरह की वैरायटी है मेरे पास पानी की। और ये देखो, ये है मेरे गोलगप्पों की असली जान, मेरा ये खास मसाला। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 50 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त बर्बाद करे उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। चलो अब आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे का ठेला ढूंढो। मशहूर ऐसा ही था। ये बात तो 100% सच थी कि वो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनाता था, लेकिन इस बात पर उसे घमंड भी बहुत था। मशहूर का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों का साथ है, इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी मंदा पड़ ही नहीं सकता। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा था। मशहूर के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनसे ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई, लाओ जरा गोलगप्पे तो लगाना। अरे तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ और इन सबके पैसे मैं दूंगा। पगला गए हो क्या? अब ऐसा करो, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना। तुम भी ना बड़े शक्की हो। ये लो, ये रखे तुम्हारे पैसे।
इतना कहकर सूरज ने पूरे 2000 रुपए मशहूर के सामने रख दिए। सूरज अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही गरीब लग रहे थे। मशहूर ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, जिसके पैसे सूरज नहीं दिए। फिर सबके जाने के बाद, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अभी तो नहीं लगी पर जल्दी लगने वाली है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता कि लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी? क्योंकि निरंजन बाबा ने मुझसे ऐसा कहा है। वो बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जितने लोगों का पेट भरूंगा वो भी बिना उनसे कुछ लिए मेरी लॉटरी लगने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम भी निरे उल्लू हो भाई, हैं? बाबा जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने को कहा होगा। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे। मैं जानता हूँ, पर मुझे इन लोगों को कुछ ऐसा खिलाना था जो इनके बस के बाहर हो। खाना तो कोई ना कोई इन्हें खिलाई देता होगा, पर तुम्हारे गोलगप्पे वो इनके नसीब में कहाँ से आते? और बाबा जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, तो मैंने बदल दिया। अब देखना मेरी लॉटरी जरूर लग जाएगी। मशहूर और सूरज बात कर ही रहे थे कि तभी सूरज का फोन बजने लगा। हेलो, हाँ भाई, क्या क्या तू सच बोल रहा है? सच में? वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तू वहीं रुक, मैं बस वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ मैं। अरे अरे, क्या हो गया? कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी लॉटरी लग गई भाई, वो भी पूरे 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया यार। सच में तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हो पाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा और अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगा। तुम तैयार है ना? इतना कहकर सूरज वहाँ से चला गया, लेकिन मशहूर को सोचने पर मजबूर कर गया। मेरे गोलगप्पे ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं? हाँ, अब से मैं भी लोगों के नसीब बदलूंगा। अब वो नहीं, बल्कि मैं खुद अपने गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाऊंगा। अगले दिन मशहूर ने सबसे पहले अपने लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा और फिर उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था बिल्कुल फ्री। मतलब वो सच में अब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला रहा था। साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकूंगा। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो, आप जो चाहो वो सब आपको मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। मशहूर को पहली बार किसी ने ऐसा कुछ कहा था। मशहूर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी मशहूर के दिमाग में उसका खुद का फायदा पहले था। उस दिन अपने बनाए हुए सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाने के बाद वो फौरन लॉटरी ऑफिस पहुंचा। मशहूर चंद, हाँ मुबारक हो, आपको इनाम मिला है पूरे 10,000 का। क्या सिर्फ 10,000? और पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ, तो वो पहला इनाम भी तो है। आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, शुक्र मनाइए कि 10,000 तो मिले। मशहूर इनाम के 10,000 लेकर अपने घर वापस आ गया। वो उदास था और नाराज भी। क्या हुआ जी, लॉटरी लगी क्या? लगी भी और नहीं भी, ये देखो 10,000 मिले हैं। अरे वाह, तो फिर आप उदास क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना। अरे पर 10,000 से क्या होता है? इतने में तो 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूँ। उस लड़के को तो पहला इनाम मिला था, वो भी पूरे 10 लाख का, और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो अपने सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिला दिए, फिर भी मुझे क्या मिला और उसे क्या मिला? ओफो, ये सब क्यों सोच रहे हो आप? आपने जितने भी गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए उनकी लागत तो निकल गई ना, बोलो। हाँ, उससे तो ज्यादा ही हैं ये पैसे। तो फिर आपको नुकसान थोड़े ही हुआ है जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो। 4-5 दिनों में जितना कमा पाते वो एक ही दिन में मिल गया, ये कम है क्या? मशहूर को अपनी पत्नी मोहिनी की बात ठीक लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर रोज लॉटरी का टिकट खरीदना भी, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन हर रोज मशहूर का कुछ न कुछ इनाम जरूर निकलता था, जिससे मशहूर का हौसला और भी मजबूत होने लगा। इसके साथ ही मशहूर को अब ये सब करने में बहुत खुशी भी मिल रही थी। हर रोज लोगों के मुस्कुराते चेहरे उसकी दुकान से लौटते थे। उसके गोलगप्पे न जाने कितने मायूस चेहरों की मुस्कान बन रहे थे। फिर एक दिन, अरे मशहूर भाई, ये क्या है? ये कमाल कब से हो गया? बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे किसी को, क्योंकि ये काम अब मैं करता हूँ और लॉटरी भी मेरी ही लगती है। हाँ, तुम्हारे जितना बड़ा इनाम तो नहीं लगा अब तक, पर मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी वो कमाल भी हो ही जाएगा। मशहूर की बात सुनकर सूरज मुस्कुरा दिया और उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मशहूर को दिया और उससे बोला, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड रख लो। अब लॉटरी का टिकट जब भी खरीदना हो तो बस मुझे फोन कर देना, ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज के विजिटिंग कार्ड पर उसी लॉटरी ऑफिस का पता लिखा था जहां से मशहूर हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस सूरज का ही था और उसी की वजह से हर रोज मशहूर का कोई न कोई इनाम जरूर निकल रहा था।
कार्ड देखते ही मशहूर सारी बात समझ गया। उसने सूरज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है दुआएं कमाना, लोगों को खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मशहूर ने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, बल्कि वो फिर से अपने गोलगप्पे बेचने लगा। लेकिन उसके गोलगप्पों का दाम पहले से बहुत कम था, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके स्वादिष्ट गोलगप्पों का मजा ले पा रहा था। अब भले ही मशहूर के गोलगप्पे थोड़े सस्ते थे, लेकिन ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा थे, मतलब मुनाफा भी पहले से ज्यादा ही था। इसके साथ ही मशहूर ने फ्री गोलगप्पे खिलाना भी नहीं छोड़ा। आखिर के 10-20 गोलगप्पे वो जरूर गरीबों को मुफ्त में खिलाता था, क्योंकि अब उसे गोलगप्पों के साथ साथ खुशियां बांटने की भी आदत जो हो गई थी। Thanks for watching.